सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं बच्चों केमिस्ट्री के लेक्चर्स, जहां पर हम आप लोग को सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे लेसन्स पढ़ा रहे हैं। अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूं जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ्स, तो वो हमारे ऑलरेडी कंप्लीटेड है बच्चों। सही है। वो आपको कहां पर मिलेंगे? हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन जाकर आप चेकआउट करेंगे। वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे हमने हर एक लेक्चर का मतलब हर एक लेसन का लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस बनाया हुआ है। सही है बच्चों। तो अपना प्यार हम पर बनाए रखना। ठीक है। हम आप लोग के लिए बच्चों कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं, जितना भी एफर्ट्स हमसे हो सकता है हम हर एक एफर्ट अपनी तरफ से डाल रहे हैं। ठीक है, चलेगा। बच्चों हम लोगों ने शुरू किया था 12th केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, जहां पे हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि रिएक्शन की रेट होती क्या है। ना आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा सा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हो चैप्टर लेक्चर है। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले बच्चों मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में और हम लोग बात करेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों चैप्टर लेक्चर है ये आज का। सही है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो। तो जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में पढ़ोगे, तब तक आप मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में, तब तक आप रेट लॉ के बारे में पढ़ोगे, तब तक आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे। तो ये जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले 2 लेक्चर्स से, उन चीजों को बच्चों पढ़िए, लिखिए, अपने बुक में लिखिए और समझने की और याद रखने की कोशिश करिए। सही बात है। बाकी जितनी ट्रिक्स हो सकती है बच्चों वो मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं, जितनी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है वो मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं। सही है। बच्चों दिस इज लेक्चर नंबर 3। जैसा कि मैंने कहा दिस इज लेक्चर नंबर 3। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, तो उन लेक्चर्स को भी जरूर से देखना इस लेक्चर को देखने से पहले। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, जहां पर हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, आज हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होते हैं, हम लोग बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे। सही बात है। बहुत सारी बातें बच्चों आज के इस लेक्चर में हमें करनी है। तो प्लीज बच्चों अपने बुक्स ले लो, अपने पेन अपने साथ रखो, अगर हेडफोन ईयरफोन कुछ है तो उसे पहन लो, डिस्टर्बेंस दूर चाहिए। जितनी भी मैं चीज़ें बताऊंगा ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। सही है। अगर आपको मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ी स्लो लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को 1.5x की स्पीड पे या फिर 1.75x की स्पीड पे शिफ्ट कर सकते हो। इट्स योर चॉइस। ओके, सही है। तो आप उस स्पीड पे वीडियो को शिफ्ट कर सकते हो अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो चलेगा बच्चों। ठीक है, चलो बात करते हैं आज की इस लेक्चर की। एक और बात आपको बता दूं, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है बच्चों केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। यहाँ पर आप आकर अपनी बातें, अपने जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हो, अपना मैसेज मेरी तरफ पहुँचा सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर कनेक्टेड हैं मेरे साथ, तो आप भी आकर अपने डाउट्स मुझ तक पहुँचा सकते हो। चलेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों बातें करते हैं आज इस लेक्चर में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है। देखो, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि सिंगल स्टेप वाले रिएक्शंस होते हैं। सिंगल समझते हो ना, एक स्टेप वाले रिएक्शन। ठीक है, जिस रिएक्शन को हम फर्दर और स्टेप्स में ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा। तो ऐसे रिएक्शंस जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप में अवेलेबल हो, जिसका सिर्फ सिंगल स्टेप पॉसिबल हो बच्चों, और किसी स्टेप में वो रिएक्शन अवेलेबल ना हो, उसे आप फर्दर ब्रोकन डाउन ना कर सके और रिएक्शन को ब्रेक ना कर सके इनटू फर्दर स्टेप्स, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा बच्चों ऐसे रिएक्शंस जो सिर्फ सिंगल स्टेप के हो। समझ में आई बात? द रिएक्शन, लिखो मेरे साथ साथ, द रिएक्शन which have only a single step and cannot be broken into further steps are called as
एलिमेंट्री रिएक्शन। तो समझ में आ गया, मैंने आपको समझाया अभी बच्चों, आर कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। तो समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहा जाता है बच्चों, ऐसी रिएक्शंस, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। सो ऐसी रिएक्शंस बच्चों जिनका जो सिर्फ एक ही सिंगल स्टेप में एग्जिस्ट करती हैं, जो जिनका एक सिंगल स्टेप है और कोई स्टेप ना हो, एंड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर स्टेप, उनको हम लोग और छोटे छोटे स्टेप्स में ना तोड़ सके बच्चों, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। समझ में आई बात। नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स टू, यस। मान लो बच्चों आपके पास है ओजोन, सही है। अगर मैं इस ओजोन का रिएक्शन करवाता हूं तो आपका ओजोन मॉलिक्यूल टूटता है, किसमें पता है, ये टूटता है O2 प्लस O में, ठीक है। ये किसमें टूटता है, O2 प्लस O में टूटता है, समझ रहे हो। ये आपका ओजोन का रिएक्शन है। इट इज रिएक्शन ओनली एग्जिस्ट इन अ सिंगल स्टेप, ये बाकी स्टेप्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकती बच्चों, समझ में आई बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक और रिएक्शन, हाँ, C2H5I, ये सारे आपके टेक्स्ट बुक वाले ही एग्जाम्पल है, मैं कोई अलग से एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हो, क्योंकि एग्जाम में भी वही आएगा, तो अलग से पढ़ा के क्या फायदा है, ठीक है। जो चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है वही मैं चीज़ें आपके बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में घुसी रहे चीज़ें, बातें, समझ रहे हो, ठीक है। तो आपका जो है C2H5I, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इथाइल आयोडाइड। ये है आपका इथाइल आयोडाइड। जब इथाइल आयोडाइड का ब्रेकडाउन होगा, जब इथाइल आयोडाइड टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, C2H4, यानी इथीन, इथीन है कि इथाइन है, इथीन है, सही है, इथीन बनेगा। एंड द लास्ट फॉर्म इज विल बिकम योर HI। देखो यहाँ पे H5 था, मतलब 5 हाइड्रोजन थे, सही है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, 5 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया और क्या बन गया बच्चों, HI बन गया। समझ रहे हो किसका फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, HI, मतलब यार हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, समझ रहे हो। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, एक H यहां से निकल के, और यहां पे आपका बनता है बच्चों इथीन मॉलिक्यूल, यानी C2H4। नाउ दिस रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप में अवेलेबल है, ये किसी और स्टेप में आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बात समझ में आई। तो ऐसी ही रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो समझ में आ गया बच्चों व्हाट द एलिमेंट्री रिएक्शन मीन्स। एलिमेंट्री रिएक्शन का सिंपल सा, जनरल सा इतना ही मतलब है कि ऐसे रिएक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप में अवेलेबल हो, सिंगल स्टेप में एग्जिस्ट करें, उनको आप और फर्दर छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड ना कर सको, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इतने बार आपको समझा दिया, ठीक है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, यानी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। चलो आ जाओ बातें करते हैं। सुनो, हमें समझना है बच्चों मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। देखो ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है मॉलिक्यूलैरिटी, यहां से आपको एक वर्ड याद आ रहा है, मॉलिक्यूल, ठीक है। किसकी बात कर रहे हो बच्चों आप, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो। हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे, पर किसकी, हम लोग बात करेंगे बच्चों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की बात, ठीक है। हम लोग किसकी बात करेंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की बात। अब आप याद कैसे रखोगे कि मॉलिक्यूलैरिटी में हमेशा रिएक्टेंट की बात होती है, तो आपको याद रखना है इस R से। मॉलिक्यूलैरिटी शब्द में बच्चों ये R आपको देखने के लिए मिलता है, एंड आपको याद रखना है कि ये R का मतलब क्या है, रिएक्टेंट। वैसे ये सिर्फ एक बच्चों ट्रिक है याद रखने की, ऐसा रियलिटी में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ एक ट्रिक है याद रखने की, जिससे आपको ये याद रहे कि मॉलिक्यूलैरिटी में मॉलिक्यूल एक वर्ड है। मॉलिक्यूल मतलब हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की, पर किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बच्चों, हम रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो आप याद कैसे रखो कि हम लोग रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे याद रखो कि मॉलिक्यूलैरिटी के वर्ड के लास्ट में क्या आता है आपका R,
सही है, क्या आपको देखने के लिए मिलता है? आर देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे याद रखो कि आर फॉर रिएक्टेंट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द रिएक्शन। ठीक है, तो आप कैसे डेफिनेशन बनाओगे इसका डेफिनेशन कैसे बनाओगे बच्चों? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अच्छा ये भी लिखना पड़ेगा ना, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, जस्ट अ सेकेंड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट present in the reaction is called as molecularity of reaction. Molecularity of रिएक्शन। समझ में आई बात? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलैरिटी का जनरल सा मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं बच्चों? रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो आपका कोई भी गिवन रिएक्शन है, ठीक है, अगर आपका कोई भी गिवन रिएक्शन है और मैं पूछूं कि बच्चों बताओ इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, तो आपको क्या बताना है? आपको क्या देखना है? आपको सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देखना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देखना है और कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये आपको बताना है। कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वो आपको देखना है और उसके हिसाब से आप बताओगे कि किसी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। सही है, किसी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। नाउ देयर आर सम टर्म्स, कुछ टर्म्स है बच्चों मॉलिक्यूलैरिटी के अंदर, जैसे अगर मॉलिक्यूलैरिटी बच्चों 1 होगी, अगर मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगी तो आप कहोगे कि ये रिएक्शन बच्चों यूनिमॉलिक्यूलर है। क्या है ये? यूनिमॉलिक्यूलर है। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब समझ में आ गया? यूनि का मतलब होता है 1, यूनि का मतलब क्या होता है? 1। तो अगर आपके अगर किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? 1 है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं? 1 है। तो आप क्या कहोगे? उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? वो रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है। वो रिएक्शन कैसा है बच्चों? यूनिमॉलिक्यूलर, अगर उसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, तो अगर बच्चों मॉलिक्यूलैरिटी 2 है तब क्या होगा? तब इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे बायमॉलिक्यूलर। इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे बायमॉलिक्यूलर। सिमिलरली अगर आपकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 है रिएक्टेंट के, तो आप कहोगे इसे ट्राइमॉलिक्यूलर। आप इसे क्या कहोगे? ट्राइमॉलिक्यूलर। समझ में आई बात? ठीक है। एंड द फोर्थ, अगर मैं बात करूं 4 मॉलिक्यूल है तो आप बात कहो, क्या बोलोगे बच्चों? टेट्रामॉलिक्यूलर। समझ में आई बात? ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। समझ में? एक बार रिवाइज कर दूं? ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलैरिटी का सिंपल सा मतलब क्या है बच्चों? वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसकी बातें कर रहे हैं। पर सवाल यहां पर यह आता है कि किसके मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो? क्या आप रिएक्टेंट की बात कर रहे हो या फिर आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हो? सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्टेंट। मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा किसकी बात करती है बच्चों? रिएक्टेंट की बात करती है। कैसे याद रखोगे? मैंने बताया। आप बोलोगे कि सर इसमें भी आर आता है, मॉलिक्यूलैरिटी वाले स्पेलिंग में क्या आता है? आर आता है। सो आर फॉर रिएक्टेंट आपको याद रखना है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, यहां से हमने सीखा कि वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द गिवन रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी। अगर एक रिएक्टेंट प्रेजेंट है, मान लो एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है रिएक्टेंट का, तो आप कहोगे जो रिएक्शन है वो यूनिमॉलिक्यूलर है। बहुत ही सिंपल है। अगर 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो आप कहोगे रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बच्चों, आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे रिएक्शन ट्राइमॉलिक्यूलर है। तो इसी तरीके से आपका जो सीरीज है वो चलते जाता है किसका? मॉलिक्यूलैरिटी का। समझ में आ गया मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? तो एक एग्जांपल दूं बच्चों, एक एग्जांपल दूं। नाउ सपोज दैट आपके पास है NO2 gives NO plus O2।
ऐसा कोई रिएक्शन है। तो सबसे पहला स्टेप होगा बच्चों कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन। ठीक है, आपको रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। कितने ऑक्सीजन है बच्चों यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। सही बात है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया तो ये कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन। और मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया तो कितने हो गए, 4 4 8 और 1 5। ओके 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 ओके, हाँ सही है। और यहाँ पे मैंने वापस 2 लगाया तो कितना ऑक्सीजन हो गया, देखो इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को। कितने ऑक्सीजन होंगे, देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। सही है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, कितने हो गए टोटल कितने हो गए बच्चों, 6 मॉलिक्यूल। सही है, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, 3 लगाना पड़ेगा, तभी आपके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बैलेंस। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, बैलेंस हुई है, नहीं अभी भी नहीं बैलेंस हुई है क्योंकि आपके नाइट्रोजन आ गए हैं। ये रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी बच्चों, क्या मैंने लिखा है, क्या मैंने किया है, यस आई हैव डन दिस। सुनो कैसे होगा, मुझे बस यहाँ पे 2 लगाना है। अब मैंने अगर यहाँ 2 लगाए तो कितने हो गए बच्चों, 4। सही है, यहाँ कितने हो गए, 4। और मैं यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ, हो गया रिएक्शन बैलेंस। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है बच्चों तो यहाँ पे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है बच्चों तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका 1 आएगा। ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जस्ट टेल मी व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, आप इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, तो आप कैसे बताओगे। आप कहोगे कि हाँ, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। रिएक्टेंट कौन है बच्चों, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, ये रिएक्टेंट है, दिस इज द रिएक्टेंट साइड, दिस इज द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। अगर मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस किया तो रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल है। सही है, तो मैं क्या कहूंगा कि दिस रिएक्शन इज, क्या हो जाएगा बच्चों, ये बायमॉलिक्यूलर। दिस रिएक्शन इज बायमॉलिक्यूलर। समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये जो रिएक्शन है आपकी, ये बायमॉलिक्यूलर है। नाउ फॉर एन एग्जांपल, इस रिएक्शन का रेट ये है, इस रिएक्शन का रेट है बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 और यहाँ पे है 2। सही है, मान लो आपके रिएक्शन का रेट ये है, कुछ भी हो सकता है। देखो रेट जो होता है ना, वो कभी भी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रेट जो है, मैंने आपको बताया ना, रेट इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। रेट की वैल्यू हमेशा एक्सपेरिमेंटल होती है। सही है, तो रेट कभी भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 लिखा है मैंने इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा। हो सकता है बच्चों यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे मान लो 1 हो। तो रेट की वैल्यू आपकी जो होती है वो हमेशा डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंट के ऊपर। नाउ सपोज दैट कि मैंने क्या लिखा है, रेट की वैल्यू ये है। नाउ फॉर एन एग्जांपल कि रेट क्या होगा आपका, K NO2 का स्क्वायर, ये वाला रेट है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का यहाँ पे 2। सही है, तो अगर मैं पूछूं कि बच्चों बताओ व्हाट इज द ओवरऑल order of reaction, what is the overall order of reaction, क्या होगा overall order of reaction, क्या होगा बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं order of reaction। अब ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, x प्लस वाई, पर यहाँ पे आपका एक ही टर्म है तो जो है यही हो जाएगा बच्चों, आपका सेकंड ऑर्डर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे लिखोगे कि यहाँ पर आपका जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। आगे चले। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना आपने अभी तक, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो। ले लिया, ले लिया बच्चों, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज कि आपका ऑर्डर और आपका जो मॉलिक्यूलैरिटी है और आपका ऑर्डर है वो काफी ज्यादा सिमिलर है। कभी कभी वो सेम वैरी होंगे, कभी कभी वो अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो आपका जो ऑर्डर है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो रेट ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। और आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसी वैल्यू है, आपको बताया ना। आपका जो ऑर्डर है बच्चों ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन पे। क्यों क्यों बच्चों, क्योंकि जो ROR का वैल्यू होता है यानी रेट ऑफ द रिएक्शन का वैल्यू होता है, क्या होता है, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A x
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वाई। और अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, तो ऑर्डर मतलब क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा बच्चों, x प्लस वाई, यही होता है ना आपका ओवरऑल ऑर्डर। नाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसका जो वैल्यू होता है रेट ऑफ, इसका x और y का बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमेशा कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो द वैल्यू इज एक्सपेरिमेंटल। सही है, तो आपका ऑर्डर क्या हो सकता है, आपका रेट क्या हो सकता है, अलग हो सकता है एज कंपेयर टू योर रेट। समझ में आई बात, ये क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है एज कंपेयर टू योर रिएक्शन। पर आपका मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। मॉलिक्यूलैरिटी जो है बच्चों ये क्या है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगा। सो मॉलिक्यूलैरिटी इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू। जितनी रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री दी गई है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दिया गया है उतना ही उसका मॉलिक्यूलैरिटी होगा हमेशा हमेशा। जैसे ये वाला रिएक्शन मैंने तुमको बताया, अब इसमें कितने मॉलिक्यूल है बच्चों, 2NO2 है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा 2 ही हो सकती है। पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन जरूरी नहीं है कि ऊपर 2 हो। समझ रहे हो, तो आपका जो ऑर्डर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। पर अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता है, अगर आपको रिएक्शन पता है क्या है, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता है क्या है, तो उससे आप ऑर्डर भी निकाल सकते हो और उससे आप आपकी मॉलिक्यूलैरिटी भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था। सही है, सही है बच्चों। सो इट इज डैम इजी, बहुत इजी चीज है, बहुत इजी। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे चलते। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नाउ इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे आप बच्चों जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये चीज काम में आने वाली है। सही है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बच्चों RDS भी कहते हैं। ठीक है, RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। समझ में आई बात। अब क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है क्या, मान लो ऐसी कोई रिएक्शन है बच्चों जिसके बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हैं। ठीक है, कंसिडर अ रिएक्शन। चलो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। कंसिडर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन कंसिडर करो, जैसे हम लोग, मैंने कंसिडर किया बच्चों 2A gives 2B plus C। मान लो ऐसा कोई रिएक्शन है, दिस इज अ ओवरऑल रिएक्शन। ये क्या है, ये है आपका ओवरऑल रिएक्शन। ध्यान रखना है, ओवरऑल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में ओवरऑल रिएक्शन भी लिखने के लिए दिया जाता है, पूछा जाता है कि ओवरऑल रिएक्शन लिख के दिखाओ। सो सपोज दैट बच्चों दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द योर एनी रिएक्शन। सही है, एक्चुअल में फिर हमें स्टडीज से पता चला कि ये जो रिएक्शन है बच्चों ये ओवरऑल तो है, पर ये टोटल 2 स्टेप्स में होती है। ये जो रिएक्शन है बच्चों ये 2 स्टेप्स में हमको देखने के लिए मिलती है। तो मान लो जो पहला स्टेप है वो कुछ ऐसा है, आपका जब A रिएक्ट करता है तो यहां पे मिलता है एक B, ठीक है, प्लस यहां पे बच्चों कुछ X मिलता है, कोई X मिलता होगा, कुछ भी मिलता होगा। सही है, फिर नेक्स्ट क्या होता है, फिर नेक्स्ट एक रिएक्शन है बच्चों, जब आपका A इस X से रिएक्ट करता है तो यहां पे आपको एक और B मिलता है एंड यू गॉट अ C। कुछ ऐसा रिएक्शन है। सही है, ये आपकी नॉर्मल सी रिएक्शन। जब आप इसको ऐड करोगे तो यही आपको ओवरऑल रिएक्शन ही मिलेगी। आपका x कटेगा क्योंकि ये दोनों साइड अपोजिट है। यहाँ पे a और a क्या हो जाएगा 2a, b और b क्या हो जाएगा 2b, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ c। तो ये ओवरऑल रिएक्शन ही है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट दिस इज द 2 स्टेप। ये सबसे पहला है आपका स्टेप नंबर 1, ये है आपका स्टेप नंबर 2। जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तब आपको पता चला बच्चों कि जो पहला वाला स्टेप है ना ये बहुत ही स्लो स्टेप है, ये होने में बहुत टाइम लग रहा है। ये क्या है बच्चों आपका स्लो स्टेप है, मतलब ये होने में समय लग रहा है, टाइम लग रहा है। और आपका जो दूसरा वाला स्टेप है इट इज अ फास्ट स्टेप एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू योर फर्स्ट वाला स्टेप। ये वाला जो स्टेप है, ये दूसरा वाला स्टेप इससे फास्ट है। मैंने क्या कहा समझा बच्चों अभी तक? देखो हम लोग स्टडी कर रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो स्टेप, हम लोग उस स्टेप की बात कर रहे हैं जो रेट डिटरमाइन करेगा, जो रेट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्टेप ओनली। सही बात है, उसी स्टेप की हम लोग बात करेंगे जो रेट बताता है हमें, रेट ऑफ द रिएक्शन हमें बताता है। सही बात है। नाउ मैंने आपको अभी तक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पढ़ाया नहीं है। पहली बात तो मैं आपको एक रिएक्शन समझा रहा हूं, एक रिएक्शन मैंने कंसिडर किया। नाउ कंसिडर ओवरऑल रिएक्शन, आपका 2A gives 2B plus C, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन। और ये 2 स्टेप है, ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट 2 स्टेप में होती है। आपका ये पहला वाला स्टेप A gives B plus X, और दूसरा वाला स्टेप क्या है A plus X give B plus C, कोई चीज होगी।
फिर हमने एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि आपका जो पहला वाला स्टेप है बच्चों, ये होने में ज्यादा समय लग रहा है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, और आपका जो दूसरा वाला स्टेप है ये थोड़ा फास्ट है, ये थोड़ा फटाफट हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला, सही है, एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला बच्चों कि रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, जो स्टेप जो है वो स्लो हो, मतलब जो स्टेप सबसे स्लो होगा बच्चों उसी पे आपका रेट डिपेंड करेगा। समझ में आई? उसी पे आपका रेट डिपेंड करेगा। समझ में आई बात? ठीक है, नहीं समझा? देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे मान लो बच्चों आपके चार दोस्त हैं, ठीक है, 4 दोस्त हैं, आप ही के 4 दोस्त हैं, और चारों दोस्तों को कहीं घूमने के लिए जाना है, ठीक है, मान लो कश्मीर घूमने के लिए जाना है, ठीक है, 4 दोस्त हैं, उनको कश्मीर घूमने के लिए जाना है। अब घूमने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, सही है। अब मान लो चारों ने एक मीटिंग पॉइंट अरेंज किया है कि हम चारों आके इधर मिलेंगे, जैसे मान लो स्टेशन पे मिलेंगे, हम चारों आके स्टेशन पे मिलेंगे, सही बात है। अब पहला वाला सबसे पहले आ जाता है, दूसरा वाला भी आ जाता है, तीसरा वाला भी आ जाता है, लेकिन चौथा वाला अभी तक आया नहीं, चौथा वाला बहुत लेट आ रहा है, सही बात है। तो अगर चौथा वाला लेट आएगा उसकी वजह से हमारी ट्रिप जो है वो लेट स्टार्ट होगी। अगर चौथा वाला भी जल्दी आ जाता तो हमारी ट्रिप जल्दी शुरू हो जाती। तो हमारी ट्रिप का जो रेट है, हमारी ट्रिप की जो शुरू होने की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, उस पे डिपेंड करती है जो सबसे लेट आ रहा है। समझ रहे हो? ठीक है, जो सबसे लेट आ रहा है बच्चों उस पे डिपेंड करती है कि हमारी ट्रिप कितनी जल्दी शुरू होगी। जो सबसे पहले आया था क्या उस पे हमारी ट्रिप की स्पीड डिपेंड करेगी? नहीं। क्या उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा ट्रिप कितनी जल्दी शुरू होगा? नहीं। जो सबसे पहले आया था उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो सबसे लेट आ रहा है बच्चों उसकी वजह से हमें लेट हो रहा है ट्रिप को स्टार्ट करने में, सही है। तो जो सबसे लेट आएगा उस पर डिपेंड रहेगा कि आपकी ट्रिप कितनी जल्दी शुरू होगी और कितनी जल्दी खत्म, मतलब कितनी जल्दी शुरू होने वाली है। क्या आपको समझ में आया ये एग्जाम्पल? नहीं समझा? समझा होगा ना। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझा होगा कि हम 4 दोस्त हैं, हम चारों दोस्त को मिलना है, कहीं जाके, कहीं पे भी जाके हमको मिलना है, सही है। हमने एक मीटिंग पॉइंट बनाया है, तो हमारा मीटिंग कब स्टार्ट होगा? जब चौथा वाला भी आ जाएगा। जो सबसे लेट आ रहा है बच्चों वही रीजन बनेगा ट्रिप जल्दी शुरू ना होने का, मतलब हमारी जो गॉसिप है वो स्टार्ट जल्दी ना होने का वो रीजन बनेगा। तो वही गाली खाता है, जो सबसे लेट आता है वही गाली खाता है कि भाई तेरे वजह से हम लोग लेट हो गए, हमारी ट्रेन छूटने वाली, चल जल्दी भाग भाग भाग, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जो सबसे पहले आ गया उसके ऊपर तो कोई डिपेंड नहीं भाई, वो तो ऑलरेडी पहले से खड़ा है। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? वो स्टेप जो सबसे स्लो हो रहा हो उसी पे आपका रेट डिपेंड करेगा, ना कि उस स्टेप पे जो फटाफट हो रहा है, फास्ट हो रहा है, सही है। तो इन दिस कंडीशन आपका रेट किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? स्टेप नंबर 1 पे। किस पे डिपेंड करेगा? स्टेप नंबर 1 पे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है। सो फॉर दिस कंडीशन आपका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? यहां पे लिख दो, मैं नीचे दूसरे कलर से लिखता हूं। आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों? इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसकी बात कर रहा हूं मैं खाली, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप रेट ऑफ द रिएक्शन, एंड दिस इज द रेट इक्वेशन। समझ में आई बात? दिस इज द रेट इक्वेशन। तो यही कहता है रेट। और इस वाले स्टेप को, ये जो ये वाला स्टेप था ना जो आपका रेट डिटरमाइन कर रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया? क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ गया बच्चों कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? तो मैं क्या आपको एक एग्जाम्पल ये लिख के दे दूं, डेफिनेशन लिख के दे दूं। देखो, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? जो सबसे स्लोएस्ट होगा। जो स्टेप सबसे स्लोएस्ट होगा बच्चों, दैट स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बच्चों प्लीज इसको नोट डाउन कर लें, प्लीज बच्चों इसे नोट डाउन कर ले और अपनी बुक में आप कृपया इसे लिखें। समझ में आया? हो गया? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो समझ में आ गया क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? RDS। तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी को आप क्या कहोगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसी का रेट इक्वेशन बनेगा, उसी का रेट लॉ बनेगा। इसी चीज को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। चलो अब आगे चलते हैं।
लेट्स मूव। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल है बच्चों, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है, दिस इज दी ओवरऑल रिएक्शन, सही है। अब ये जो ओवरऑल रिएक्शन है क्या है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2Cl गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस, सही है। ये 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या है, NO2Cl से आपका NO2 बनता है और Cl बनता है, ये आपका K1 मतलब आपका इसकी एक स्पीड होगी। फिर दूसरा क्या है बच्चों, NO2Cl प्लस Cl, ये आपका क्या बनेगा बच्चों, NO2 प्लस Cl2, सही बात है। अगर मैं इसका ओवरऑल निकालूं, मतलब मैं इसको एडिशन कर दूं बच्चों, तो क्या कैंसिल होगा बच्चों, हमेशा जो लेफ्ट में हो और राइट में कॉमन होता है, ऊपर वाले रिएक्शन में जो राइट में, नीचे वाले रिएक्शन में जो लेफ्ट में, अपोजिट साइड में जो कॉमन होता है उसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं एडिशन के दौरान, तो ये और ये कैंसिल होगा, बाकी ये एज इट इज रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा। देखो NO2Cl तो 2 NO2Cl आ जाएगा। सिमिलरली NO2 तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे सिर्फ Cl बचा तो Cl2। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, और ऐसे इसको आपको सॉल्व करना है। नाउ अगर मैंने आपसे पूछा कि बच्चों बताओ इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है और इस रिएक्शन का रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे, आप कहोगे सर कि जो रिएक्शन सबसे स्लो होगी वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, जो रिएक्शन सबसे स्लो होगी वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा एग्जाम में हमेशा, टेंशन मत लो। तो ये वाले जो स्टेप है ये स्लो है, दिस इज द स्लो स्टेप, तो आप इस वाले स्टेप को क्या कहोगे, RDS, यानी ये आपका है बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सही बात है। तो आप लिखोगे step number 1 is the rate determining step. Step number 1 is the rate determining step because it is the slowest step, ठीक है। ये आपको सबसे पहले बताना है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, सही बात है। आपको समझ में आ गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, अच्छा ठीक है, तो यही इसका स्लोएस्ट स्टेप है। दूसरा क्या पूछा जाएगा बच्चों, चलो बताओ रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो आपको पता चल गया यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो यही इसका रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट का होगा। तो ROR यानी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl। क्या इसके ऊपर कुछ है, नहीं, तो ये आपका नॉर्मल आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बच्चों बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इस रिएक्शन का ऑर्डर है बच्चों, यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो दिस रिएक्शन इज यूनि ऑर्डर, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों ये। सो दिस रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर मैं पूछूं मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शन, लेकिन बच्चों अगर मैं पूछूं किसको, मॉलिक्यूलैरिटी, मैं किसकी बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टेंट, तब आप इसकी बात नहीं करोगे, आप इसकी बात करो, कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, तो आप कहोगे इट इज अ बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तब आप ओवरऑल स्टेप देखोगे और आप कहोगे इट इज अ बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन प्लीज नोट इट डाउन, ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब अगला क्वेश्चन कहां गया, नेक्स्ट स्टेप है बच्चों रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब अगला टॉपिक है बच्चों आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, सुनो। The compound or reagent which is formed in one step and consumed in second step or another step, second or another step
is called as reaction intermediate. Reaction intermediate क्या मतलब है बच्चों इसका? सुनो ध्यान से। रिएक्शन इंटरमीडिएट का ना मतलब क्या है? देखो नाम ही है इसका इंटरमीडिएट, मतलब कहीं ना कहीं बीच में, कहीं ना कहीं बीच की बात हो रही है। देखो ये बीच का बंदर है, ये क्या करता है बच्चों? रिएक्शन इंटरमीडिएट ऐसे केमिकल स्पीशीज होती है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जब पहला स्टेप होगा तो आपका कोई चीज फॉर्म होगी, और जब दूसरा स्टेप होगा तो वही चीज कंज्यूम हो जाएगी। मतलब वो फॉर्म तो होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन आपकी चलेगी तो उसका फॉर्मेशन तो होगा, बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो कंज्यूम हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट में वो नहीं दिखेगा। ऐसे चीजों को, ऐसे केमिकल स्पीशीज को आप क्या कहते हो? रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब वो बीच में कहीं बनते और फिर गायब हो जाते। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था बच्चों, अभी मैंने एग्जांपल दिया था किसका? NO2। रुको अगले स्टेप पे लिखते हैं, अगले वाले पेज पे लिखते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था जैसे NO2 गिव्स NO प्लस O2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, सही है। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। इसका स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप बच्चों, ये वाला रिएक्शन नहीं था यार, ये नहीं, सॉरी कोई रिएक्शन ले लो, जैसे मान लो 2A गिव्स 2B प्लस C, सही है। अब मान लो इसका रेट क्या होगा, इसका स्टेप्स क्या होंगे? इसका स्टेप होगा मान लो बच्चों A गिव्स B प्लस X, यही मैंने लिखवाया था अभी। और मान लो दूसरा स्टेप होगा A प्लस X गिव्स B प्लस C। ये आपका स्टेप नंबर 1 है और ये आपका स्टेप नंबर 2 है। अब अगर आप देखो ध्यान से इस स्टेप में, इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो X मॉलिक्यूल है ड्यूरिंग दिस फर्स्ट स्टेप, जब पहला स्टेप हुआ तो ये X मॉलिक्यूल बना, नया मॉलिक्यूल बना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, और सेकंड स्टेप में ही ये मॉलिक्यूल कंज्यूम भी हो गया। ये मॉलिक्यूल क्या हो गया बच्चों? कंज्यूम भी हो गया। तो हम लोग इस मॉलिक्यूल को ऐसे कैंसिल कर देते हैं, याद है मैंने अभी आपको सिखाया ना, इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कर देते हैं? ऐसे कैंसिल कर देते हैं और ओवरऑल रेट लिखते हैं हम लोग रिएक्शन का। तो ये जो मॉलिक्यूल है जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब रिएक्शन के कहीं बीच में फॉर्म हुआ, क्या हुआ बच्चों? फॉर्म हुआ, एंड सेकेंड स्टेप में क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, मतलब गायब हो गया। ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज को, ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। समझ में आई बात? ऐसे केमिकल इंटरमीडिएट, ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे इस रिएक्शन में देखो, नाउ दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। यहां पे कहीं भी आपको ये वाला Cl नहीं दिखेगा। ये वाला जो Cl है बच्चों, ये क्या हो रहा है? ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप फॉर्म हो रहा है। जब फर्स्ट स्टेप हुआ तो फॉर्म हुआ, और सेकंड वाले स्टेप में क्या हो गया? गायब हो गया। सेकंड वाले स्टेप में क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। तो पहले स्टेप में फॉर्मेशन और दूसरे स्टेप में क्या हो गया? इसका कंजम्पशन हो गया। तो मतलब ऐसे रिएजेंट जो पहले स्टेप में फॉर्म हो रहे हैं, सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो जा रहे हैं, रिएक्शन के कहीं बीच में फॉर्म हो रहे हैं बच्चों, ऐसी रिएक्शंस को, ऐसे केमिकल स्पीशीज को आप क्या कहोगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो चीजें कैंसिल हो रही है, जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखते हो तो जो चीजें आप कैंसिल करते हो, जिन प्रोडक्ट को आप कैंसिल करते हो, दैट आर नथिंग बट योर रिएक्शन इंटरमीडिएट। समझ में आ गया बच्चों? तो वही चीज मैंने लिखी है, द कंपाउंड और रिएजेंट, चाहे रिएजेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, विच इज फॉर्म्ड इन वन स्टेप। ये जो बच्चों एक स्टेप में क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं, विच इज फॉर्म्ड इन वन स्टेप एंड कंज्यूम इन द सेकेंड और अनदर स्टेप, इज कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या आपको समझ में आया है? बच्चों? समझ में आ गया क्या बच्चों? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन हमको पढ़ना है बच्चों किसका? ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन लिखा है मैंने, कुछ भी लिखता हूं मैं, है डिफरेंस बिटवीन किसका? ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का। ठीक है भाई, लिख लेंगे, कोई बात नहीं। देखो, एक है आपका ऑर्डर, दूसरा है आपका मॉलिक्यूलैरिटी। दोनों में 3-3 पॉइंट दिया है गैस, और यही 3 पॉइंट को आपको याद करना है। बहुत इजी है, सुनो। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको भी समझाया था बच्चों, जो ऑर्डर है वो कहां से मिलता है? एक्सपेरिमेंट से मिलता है।
जब आप रेट ऑफ द रिएक्शन लिखोगे, रेट ऑफ द रिएक्शन कहां से मिल रहा है, एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन में जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है उसी को आप ऐड करके क्या लिखते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर इट इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ऐसे आप लिखोगे, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सही है। पर मॉलिक्यूलरिटी की बात मैंने की, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू। मतलब आप अगर आपके पास रिएक्शन है तो आप मॉलिक्यूलरिटी लिख सकते हो। तो इसका पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, इट इज थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, ये क्या है बच्चों, थ्योरेटिकल वैल्यू है। समझ में आई बात, थ्योरेटिकल, इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू। क्लियर है। फिर सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिख दो। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज द समेशन ऑफ, किसका समेशन होता है बच्चों, रेट के ऊपर जो एक्सपोनेंशियल चीजें होती है ना, मतलब एक्सपोनेंशियल यूनिट होती है, यानी एक्स प्लस वाई, उसी का क्या होता है, एडिशन होता है। सही बात है, समझ में आई बात। तो इट इज गिवन बाय द समेशन यानी एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन वैल्यू। समझ रहे हो, इसके लिए कोई अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हो, समेशन ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये भी लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। समेशन ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के जो ऊपर पावर रहता है उसी का समेशन क्या है बच्चों, आपका ऑर्डर होता है। अगर मैं इसकी बात करूं मॉलिक्यूलरिटी, तो आपको पता ही है मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसका सेकंड पॉइंट क्या आएगा, इट इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसका, ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नाउ ये जो है बच्चों, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आपको देखने के लिए मिलेगी। ऐसा होता है क्या कि मॉलिक्यूल्स कभी नेगेटिव में होते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स नेगेटिव में नहीं हो सकते भाई, या तो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है मॉलिक्यूल तो आप बोलोगे नेगेटिव में। ऐसा कोई थोड़ी होता है कि यहाँ पे मान लो मेरे हाथ में यार नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, या फिर मैं कह सकता हूँ मेरे हाथ में सोडियम नहीं रखा हुआ है, मतलब सोडियम की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, इसकी वैल्यू, मॉलिक्यूल्स की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऑलवेज इन पॉजिटिव इंटीजर। समझ रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसकी बात करूं बच्चों तो ये नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। समझ में आई बात, समझ में आई बात बच्चों। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, आई होप बच्चों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ इसके बाद बच्चों मेरे पास एक छोटा सा ये है न्यूमेरिकल है, उसको अपन सॉल्व करते हैं। हो गया, चलो लेट्स टॉक अबाउट अ स्मॉल न्यूमेरिकल। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है बच्चों हमारे पास, इस चीज को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग ने पढ़ा उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या बोला गया है, अ रिएक्शन ऑकर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अ रिएक्शन ऑकर इन द फॉलोइंग स्टेप। एक रिएक्शन है बच्चों जो इन स्टेप्स में हो रही है, ये आपको दो स्टेप दिए गए हैं, सही है। आपको दो स्टेप दिए गए हैं, जहां पे आपका NO2 है, जब ये F2 के साथ रिएक्ट हो रहा है तो NOF बन रहा है, फिर यहाँ पे क्या है, एक फ्लोरीन बन रहा है, फिर जब ये फ्लोरीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NOF के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NO2F बन रहा है, सही है, ओके। क्या क्या बताना है आपको, यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, मतलब इसका एडिशन करना है दोनों को, हो जाएगा। यू हैव टू राइट द रेट लॉ, आपको क्या लिखना है बच्चों, रेट लॉ लिखना है। अब रेट कौन डिटरमाइन करेगा, जो स्लोएस्ट स्टेप है उसी का, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट, कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट यहां पर है। चलो मैं और कुछ क्वेश्चंस जोड़ देता हूं, और यहां पे मैं क्वेश्चन जोड़ देता हूं बच्चों। डी यू हैव टू फाइंड ओवरऑल ऑर्डर
क्या फाइंड करना है आपको? ओवरऑल ऑर्डर फाइंड करना है। मान लो एफ ही आता है ना यार, मैं ABCD भूल गया, ABCDE F, हाँ ई आता है भाई, ABCD भूल गया यार मैं, क्या हो गया मेरे साथ? हाँ ई, एक और चीज जोड़ देता हूं मैं। चलो मान लो मॉलिक्यूलैरिटी बताओ, समझ रहे हो? तो मान लो बच्चों ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है जहां में आपको ऐसे स्टेप्स दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि यू हैव टू राइट द ओवरऑल रिएक्शन, यू हैव टू राइट डाउन द रेट लॉ, आपको बताना है रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा है, आपको बताना है ओवरऑल ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, एंड आपको मॉलिक्यूलैरिटी बतानी है। समझ में आई बात? इतनी चीजें आपको बतानी है और ऐसा क्वेश्चन कंफर्म आता है एग्जाम में, कंफर्म लिख के ले लो मेरे से, कंफर्म ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इतनी चीजें नहीं पूछी जाएंगी पर इसमें से कोई 2 या 3 चीजें पूछी जाएंगी आपको रिएक्शन के बारे में। सही बात है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। चलो बात करें, लिखे सबसे पहला स्टेप क्या है? NO2 जब ये रिएक्ट होगा किसके साथ? F2 के साथ रिएक्ट होगा बच्चों, रुको, जब ये रिएक्ट होगा किसके साथ? F2 के साथ रिएक्ट होगा, तो क्या देगा ये आपको देगा NO2F प्लस F। नाउ दिस इज द स्लो स्टेप। अच्छा, मैं अभी ये गैस ऐड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो आप लोग ऐड कर लोगे, मुझे पता है, वो आप लोग खुद से ऐड करना, सही है। नाउ द स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या है? एक आपका F है, जब ये रिएक्ट होगा किसके साथ? NO2 के साथ। किसके साथ बच्चों? NO2 के साथ। तो क्या देगा ये? NO2F देगा, एंड दिस इज द फास्ट स्टेप। सही है, ये क्या है आपका? फास्ट स्टेप है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको निकालना है ओवरऑल रिएक्शन। तो आप क्या करोगे? इसका एडिशन करोगे, देखोगे दोनों साइड कौन कौन सी चीजें सेम है। यहां पर F है और यहां पे भी F है, तो ये F और ये F क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। ये F और ये F क्या हो जाएगा? कैंसिल। मतलब यही आपकी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट भी मिल गया अपने को। और ओवरऑल रिएक्शन लिख दो, तो देखो NO2 2 NO2 हो जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 प्लस और कुछ है लेफ्ट में? खाली F2 है, तो F2 लिख दो, गिव्स, और क्या देंगे बच्चों? देखो ये मॉलिक्यूल 2 है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2F। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन लिखो यहाँ पे, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन मिल गया, पहला चीज मिल गया। दूसरा क्या फाइंड करना है बच्चों? राइट डाउन द रेट लॉ, यानी आपको रेट ऑफ द रिएक्शन। देखो पहली चीज मिल गई, पहला आंसर मिल गया, यानी आपका ए मिल गया, सही है। नाउ बी, यानी आपका रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे। यहां पे कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है? ये वाला, बिकॉज इट इज द स्लोएस्ट स्टेप। तो स्लो वाला स्टेप ही हमेशा क्या होता है बच्चों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है यही रेट बता रहे होंगे। तो रेट ROR क्या हो जाएगा? K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2। दिस इज द रेट लॉ। ये मिल गया अपने को, सही बात है। आपको क्या मिल गया? रेट लॉ भी मिल गया। नाउ सी, अगला क्या फाइंड करना है? सी वाला, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट। कौन है रिएक्शन इंटरमीडिएट? F है, क्योंकि यही दोनों तरफ कट गया, यही आपके बीच में फॉर्म हुआ और यही क्या हो गया? वापस कंज्यूम हो गया। तो अगर मैं बात करूं रिएक्शन इंटरमीडिएट की, तो क्या हो गया बच्चों? कौन रहेगा आपका रिएक्शन मीडिएट? F रहेगा। कौन रहेगा? F इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, किस में प्रेजेंट है बच्चों? आपका गैसेस में, तो लिख दो गैस मॉलिक्यूल में आपका F है, वो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है। फिर D क्या है बच्चों? ओवरऑल ऑर्डर बताना है आपको, सही है। D क्या बताना है आपको? ओवरऑल ऑर्डर। तो व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर? X प्लस Y। यहाँ पे X और Y 1 कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सही बात है। फिर डी, ई क्या बताना है बच्चों आपको? मॉलिक्यूलैरिटी। ई क्या बताना है बच्चों आपको? मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी इस पे डिपेंड नहीं करेगी, मॉलिक्यूलैरिटी डिपेंड करेगी बच्चों ओवरऑल रिएक्शन पे। कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल इसके हैं, 1 मॉलिक्यूल इसके हैं। तो अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलैरिटी की, अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी? मॉलिक्यूलैरिटी की, तो कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल है। मतलब क्या हो गया? ये ट्राइमॉलिक्यूलर। समझ में आया क्या? बताओ, समझ में आ गया क्या बच्चों? ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो ऐसे ही आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यूज में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 मार्क्स वाले, आपको 2 मार्क्स वाले या 3 मार्क्स वाले में आ जाएंगे। इसमें से कोई भी 3 चीजें पूछ लेंगे। देखो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बन सकता है आराम से, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आराम से बन सकता है।
1 मार्क्स के लिए ये, 1 मार्क्स के लिए ये, 1 मार्क्स के लिए, मैंने तो 5 मार्क्स के लिए बना दिया इसी क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज बच्चों। हो गया, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर से हम लोग और भी इसके आगे के लेसन्स को डिस्कस करेंगे, आगे में जो भी चीज़ें दी हुई है। आई होप ये लेक्चर आप लोग को पढ़ने में मजा आया होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने सिखाई हैं वो चीज़ें आपके दिमाग में घुसी होंगी। सही है, ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं और ऐसे ही वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना बच्चों, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे आप सभी बच्चे। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और ऐसे वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी नई नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।